नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी। सत्य हिंदी के विशेष कार्यक्रम श्रवण घर की खरी खरी में आपका स्वागत है। यह हमारा वो कार्यक्रम है जिसमें देश के जाने माने पत्रकार संपादक श्रवण गर्ग जी अपनी तीखी टिप्पणी करते हैं मौजूदा राजनीतिक माहौल पर, और उनकी तीखी टिप्पणियों से न तो सत्ता पक्ष बचता है न विपक्ष, और दोनों ही तिलमिला के रह जाते हैं। आज फिर होंगे उनसे मुखातिब, जानेंगे बजट पर दरअसल उनकी क्या राय है और वित्त मंत्री के बारे में वो क्या सोचते हैं। लेकिन उसके पहले एक छोटी सी अपील। सत्य हिंदी एक ईमानदार कोशिश है, हम किसी से विज्ञापन नहीं लेते, इसलिए हम अपने दर्शकों से ये गुजारिश करते हैं, उनसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप सत्य हिंदी के सदस्य बने, यानी सत्य हिंदी मेंबरशिप ड्राइव से जुड़ें और सत्य हिंदी की मदद करें। हमारे लिए बहुत बड़ी मदद होगी। प्लीज प्लीज प्लीज। और अब बात करते हैं कि हम श्रवण जी से क्या जानना चाहते हैं। दरअसल जिस तरीके से निर्मला सीतारमण ने नौवां बजट पेश किया, नौवां बजट, जी हाँ, मोरारजी देसाई के बाद वो एकमात्र वित्त मंत्री हैं जिन्होंने इतनी बार बजट पेश किया संसद के अंदर। मोरारजी देसाई ने अलग अलग 9 मौकों पर बजट पेश किया था, लेकिन सीतारमण ने एक साथ लगातार 9 बजट पेश किए। लेकिन भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति कोई बहुत सुधरती हुई दिखाई नहीं पड़ रही। ऐसे में बजट की आलोचना भी हो रही है, हालांकि कुछ लोग हैं जो तारीफ कर रहे हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है, क्या वक्त आ गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को निर्मला सीतारमण से छुटकारा पा लेना चाहिए और उनकी जगह किसी दूसरे व्यक्ति को वित्त मंत्री बनाना चाहिए, ताकि अर्थशास्त्र को लेकर, आर्थिक व्यवस्था को लेकर और बजट प्रेजेंटेशन को लेकर एक नई दृष्टि लोगों के सामने आए। क्या ये मानना चाहिए कि निर्मला सीतारमण को भी अब इस सरकार से छुटकारा पा लेना चाहिए, क्योंकि उनके पास इस सरकार को देने के लिए कुछ भी नया नहीं है? ये अलग तरीके की सोच है। देखते हैं इस पर श्रवण जी क्या सोचते हैं। जी सर। देखिए, इसमें दोनों चीजें आपने कह दी कि सरकार को छुटकारा पा लेना चाहिए या निर्मला सीतारमण को सरकार से छुटकारा पा लेना चाहिए। इसमें दूसरी चीज ज्यादा हम जोर देकर कहना चाहेंगे कि निर्मला सीतारमण की सरकार में भूमिका खत्म हो गई है और इस सरकार की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं, आर्थिक नीतियां हैं, वो आईसीयू में पहुंच गई हैं और देश जो है इस समय गहरे संकट में है और वो निकाल नहीं पाएंगी। 2 वीडियोस चल रहे हैं, वायरल है, जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूँ। एक वीडियो ये है, ट्विटर पे है, जिसमें निर्मला सीतारमण से पूछते हैं, बहुत संक्षिप्त है, कि बजट में क्या है। तो वो अपने बाएं हाथ से दाहिना कान खुजाते हुए कुछ कहती हैं, कि हड़बड़ाते हुए, कि हायर एजुकेशन के लिए 5 यूनिवर्सिटी हब्स बनाए जा रहे हैं। फिर उसी के साथ है कि लोग पूछते हैं कि भाई मिडिल क्लास के लिए क्या है। फिर एग्जैक्टली यही उनका जवाब आता है। एक दूसरा वीडियो है जिसमें राहुल गांधी कुछ बोल रहे हैं कि इस बजट में, मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि ये वीडियो इसी बजट को लेकर होना चाहिए, कि पेपर लीक हो रहे हैं तो उसको लेकर बजट में क्या है। और उसमें दिखाया है वीडियो में, जो ट्विटर पर है, कि वो निर्मला सीतारमण कुछ मुस्कुरा रही हैं या देख रही हैं। एक तीसरी जानकारी ये है कि कल जो शेयर मार्केट क्रैश हुआ, वो आज भी रिकवर नहीं हो पाया। कल 2000 पॉइंट से ज़्यादा सेंसेक्स गिरा था। मैं अभी तक देख रहा था, थोड़ी समय पहले तक, कि 600-700 पॉइंट्स तक उसने रिकवर किया है। हम तीनों मुद्दों को मिलाकर एक चीज निष्कर्ष पे निकलना चाहते हैं कि बजट को लेकर पिछले 8 सालों में या 9 सालों में पहली बार ऐसा हुआ है कि वित्त मंत्री चारों तरफ से घिरी हुई हैं। मतलब जनता भी नाराज है, बीजेपी के लोग भी नाराज हैं, अपोजिशन भी नाराज है कि इस बजट में क्या है, और बजट की घोर आलोचना हो रही है। जो जीडीपी को लेकर जो कहा जा रहा है, 7.4% ऑफ द जीडीपी ग्रोथ का जो बताया जा रहा है, उसको लेकर भी काफ़ी आलोचना हो रही है। इन्फ्लेशन को जो लेकर कहा जा रहा है 2% है, उसको भी लेकर आलोचना हो रही है। प्रधानमंत्री पूरे परिदृश्य से बाहर हैं,
मतलब वो नजर नहीं आ रहे हैं। मतलब बजट में निशाने पर केवल वित्त मंत्री हैं, जबकि वो पेश कर रही है सरकार का बजट। हमने कल प्रधानमंत्री को सुना, वो जो कह रहे हैं रिफॉर्म एक्सप्रेस कह रहे हैं, बजट को बहुत अच्छा बता रहे हैं, भारत तीसरी इकोनॉमी दुनिया की बन जाएगा, ये सब बता रहे हैं, पर लग नहीं रहा है कि उनकी आवाज में कोई दम है। मुद्दा आशुतोष जी ये है कि जैसे मान लीजिए कि राहुल जब बोलते हैं, या राहुल का कहना है कि जब मैं बोलता हूँ तो प्रधानमंत्री नहीं होते, या वो होंगे भी नहीं सदन में, ये जैसे जो वीडियो में दिखाया है। तो मुद्दा ये है कि ये जो बजट था, ये किसका बजट हम मानकर चले हैं? मतलब ये निर्मला सीतारमन का बजट है कि सरकार का बजट है कि किसी तीसरी शक्ति का बजट है? क्योंकि ये जो पूरा का पूरा, जैसे राहुल गांधी बार बार कहते हैं कि इस बजट को तैयार करने वाले लोग दिखाई नहीं देते हैं फोटो में। मतलब जो फोटो होता है उसमें उच्च वर्ण के लोग, जो हलवे का, वो बार बार उदाहरण देते हैं। वित्त मंत्री के पास कोई जवाब है कि नहीं इन चीजों का, कि ये जो आलोचना हो रही है उनको जवाब तो देना पड़ेगा इसके पूरे मुद्दे पर। जब पूरी बहस होगी बजट भाषण पर, तो उनको ये तो जवाब देना पड़ेगा कि इस बजट में जो मुद्दे उठाए जा रहे हैं या आलोचना हो रही है, तो वो क्या जवाब देंगी, उनके पास क्या जवाब है। एक महिला पत्रकार हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो सरकारी किस्म की पत्रकार हैं, या सरकार के साथ उनकी सरकार का समर्थन करती हैं। उनका ट्विटर पर किया गया एक सर्वे प्रसारित हो रहा है, और वो सर्वे ये है, वो पूछा उन्होंने कि बजट कैसा लगा आपको। आश्चर्यजनक रूप से आशुतोष जी, उसमें जो बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ उस महिला पत्रकार ने पूछा होगा कि काफी लोग कहेंगे कि बहुत अच्छा है, सिर्फ 5% लोगों ने कहा कि अच्छा है बजट, और 81% ने कहा कि बहुत ही बुरा है, और 6% ने उसको ओके कहा। इन्हीं जो महिला पत्रकार है, उन्हीं के एक सवाल के जवाब में पीएम ने अपने आप को नॉन बायोलॉजिकल कहा था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि ये जो बजट है ये भी नॉन बायोलॉजिकल है। नॉन बायोलॉजिकल इस मायने में है कि उसमें क्या लिखा गया है पूरी तरह से अदृश्य है। मतलब कोई लोग उसको डिकोड नहीं कर सकते कि ये, इसमें अगर पॉपुलिज्म नहीं है तो ग्रोथ कहाँ है। मतलब जो एक कहा जा रहा है कि सीतारमन ने इस बजट को पहली बार, क्योंकि पिछली बार तो बिहार वगैरह के चुनाव थे, तो जिस तरह से मखाना बोर्ड और तमाम चीजें दी गई, रेलवे लाइन दी गई, एयरपोर्ट दिए गए, इस बार राज्यों में चुनाव है फिर भी कुछ नहीं किया गया। तो क्या ये मान के चला जाए कि बीजेपी के लिए इन चुनावों में कोई संभावनाएं नहीं है कहीं भी? केरल में नहीं है, तमिलनाडु में नहीं है, बंगाल में नहीं है, या असम में नहीं है, तो इसके कारण इसको पॉपुलिस्ट बजट नहीं बनाया गया, क्या ये मानकर चलें? अगर वो कहती हैं कि ये ग्रोथ ओरिएंटेड बजट है, तो इसमें ग्रोथ कहाँ है? लोग ढूंढना चाहते हैं कि ग्रोथ कहाँ है। हम बजट को लेकर सिर्फ दो बातें कह सकते हैं, या दो बातें कही जा सकती है। जैसा मैंने शुरू में भी कहा कि पहला तो ये कि जो बजट है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री में तैयार नहीं हुआ हो, उसकी जो आउटलाइंस हैं या उसका जो ढांचा है वो कहीं और तैयार हुआ हो। और क्योंकि इसका पूरा जो कंटेंट है, अगर आप देखें इसका जो स्ट्रक्चर है बजट भाषण का या बजट का, वो पिछले तमाम 8 भाषणों से या 8 प्रेजेंटेशन से हम उसको अलग देख रहे हैं। इसकी भाषा भी देख रहे हैं, इसका कंटेंट भी देख रहे हैं। तो जैसा कि होता है कि राष्ट्रपतियों को एक भाषण भेज दिया जाता है कैबिनेट के द्वारा जो उनको पढ़ना होता है, तो क्या ये कुछ ऐसी स्थिति थी कि ये भाषण
बजट जो था वो तैयार करके भेजा गया और इसमें निर्मला सीतारमन का या फाइनेंस मिनिस्टर का कोई से नहीं है ज्यादा, ये कहीं से आया है और वो पढ़ा गया। एक तो ये है। दूसरा ये कि पिछले 8 बजट, ऐसा लग रहा है कि पिछले आज 8 बजट जो थे वो कोई और तैयार करके पेश कर रहा था और ये बजट कहीं और से आया, जैसा जो मैंने कहा। तो पिछले आज 8 बजट में हमको नजर आता है कि निर्मला सीतारमन प्रेजेंट हैं, ये वित्त मंत्री प्रेजेंट है, ये सरकार कहीं उपस्थित है। एक पॉइंट ये भी है कि क्या संभावना है कि प्रधानमंत्री या सरकार निर्मला सीतारमन के व्यक्तित्व या उनके एक्सपर्टीज से इतने दबाव में रहती है कि वो जो तैयार करें उसी को वो मंत्रिमंडल ओके कर देता है। तो क्या ऐसी स्थिति है क्या इसमें? हमको ऐसी स्थिति इसलिए नहीं लगती कि आउट ऑफ प्रपोर्शन 1 लाख करोड़ रुपए का इजाफा डिफेंस सेक्टर में होना, ये पूरे बजट में आपको अलग से दिखता है, मतलब इट इज नोटिसेबल। तो ये जो मद है 1 लाख करोड़ रुपए की, ये इम्पोर्टेड है। इम्पोर्टेड का मतलब ये कि ये इम्पोज की हुई है और बजट पर आरोपित है। इसका मतलब ये कि ये बजट को एक दिशा निर्देश के तरीके से पेश किया गया है या बनवाया गया है। तो ये ज्यादा खतरनाक है। जैसा कह सकते हैं कि अब ये जो पैसा है 1 लाख करोड़ डिफेंस का, ये अमेरिका से संबंध सुधारने के काम आएगा कि जो वहाँ से हमको विमान और हथियार खरीदने हैं, ट्रम्प को खुश करना है, उसमें काम आएगा। जैसा मैंने कहा, कल आपने अपनी चर्चा में भी वो जो हमारे आपके एक्सपर्ट हैं उनके साथ चर्चा में भी मैं सुन रहा था उसको, राजेश महापात्रा, महापात्रा, बहुत अच्छी चर्चा थी तो महापात्रा जी के साथ। तो सेंसेक्स और निफ्टी दोनों 2% से ज्यादा कल गिरे थे, 2.23 और 2.33। और आज उसकी रिकवरी, मैंने जैसे भूमिका में भी कहा था कि मैं आपकी चर्चा में आने तक देख रहा था कि 700 पॉइंट तक सेंसेक्स में हो पाई थी, निफ्टी का शायद 500 पॉइंट तक हो पाई थी। तो मतलब ये है, जो समझ पा रहे हैं कि क्या मोदी सरकार के पास या इस हुकूमत के पास जनता को, किसानों को, मजदूरों को, ट्रेड को, इंडस्ट्री को, किसी को देने के लिए अगर कुछ नहीं बचा है इस बजट में, तो हमको अगले 2 बजट जो कि 2029 के चुनाव के पहले पेश किए जाएंगे, उसमें इस सरकार से क्या उम्मीद करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। जी। तो फिर निर्मला सीतारमन के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होना चाहिए कि क्या वो 2029 तक के चुनाव की प्रतीक्षा करें, एक पॉपुलिस्ट बजट पेश करके वाहवाही लूटने के लिए, क्या उनको छोड़ देना चाहिए? क्योंकि जिस तरह की वो ये इशारा है ये बजट कि जिस तरह की विदुषी वो हैं निर्मला सीतारमन, उस तरह की विदुषी की जरूरत अब मोदी सरकार को खत्म हो गई है। और जरूरत अब मोदी सरकार को कुछ इस तरह के वित्त मंत्री की है जो राजनीतिक जरूरतों को पूरा कर सके। मतलब जैसे मान लीजिए कि ये बड़ा कॉन्ट्राडिक्टरी है कि हम अपने आसपास हेमंता बिस्वास को भी देख रहे हैं, योगी को भी देख रहे हैं, धामी को भी देख रहे हैं और निर्मला सीतारमन को भी देख रहे हैं कि जो बहुत ही एक एब्स्ट्रैक्ट बजट को पेश कर रही है। तो एक रियलिटी जो है पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर, वो मैच नहीं करती सरकार की जो महत्वाकांक्षाएं आकांक्षाएं। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि बजट, जैसे रेल बजट को धीरे धीरे समाप्त कर दिया गया, वित्त बजट में मिला दिया गया, तो अब बजट की क्या जरूरत है? मतलब
आप चाहें तो 2029 में ही एक बजट पेश करें, क्योंकि अब आपके पास कुछ है नहीं। मैं इसमें उल्लेख करना चाहता हूँ, इकोनॉमिक टाइम्स ने जो आज पहले पन्ने पर बजट को जिस तरह से पेश किया है, वो दिखाया जाना चाहिए कि उसमें 4 चेहरे हैं। उसमें प्रधानमंत्री बिल्कुल टी शर्ट में माचो स्टाइल में है, और एक चेहरा उसमें निर्मला सीतारमण का है, और 2 चेहरे पुतिन के और चीन के राष्ट्रपति के हैं। और उसमें ये कहा गया, शीर्षक ये है कि फोटो लगाकर शीर्षक मिशन 2047 का लिखा गया है। ये बहुत सिंबॉलिक है, मतलब एक प्रिंट मीडिया के लिए, कि बजट के साथ पुतिन का और चीन के राष्ट्रपति का फोटो होना और उसको लिखना कि मिशन 2047 और आत्मनिर्भर हुकूमत, इससे हमको कुछ चीजों के संकेत मिलते हैं कि देश में ये जो बजट है उसको किस नजरिए से देखा जा रहा है, जो कि बहुत ही मतलब जिसको कहना चाहिए कि चिंता की बात हो सकती है। आखिरी बात ये मैं कहना चाहता हूँ आशुतोष, कि हम लोगों ने जो जमाना देखा है, मतलब मैंने तो देखा ही है कि जब सी सुब्रमण्यम, HM पटेल, चरण सिंह, प्रणब मुखर्जी, और मैंने तो खैर देखा है मनमोहन सिंह को वित्त मंत्री के तौर पर बजट पेश करते, नरसिंह और राव के समय, हम उससे जब कंपेयर करते हैं तो हमको लगता है कि निर्मला सीतारमण की भूमिका समाप्त हो गई है देश में बजट के लिए। अब अगर कोई जरूरत बची है तो किसी योगी या धामी या हिमंता जैसा वित्त मंत्री होना चाहिए जो सरकार को उबार दे। मैं अपनी बात को खत्म करता हूं कि इस बजट को देख के ये लगता है, और जो अब रिव्यूज आ रहे हैं वो देख के ये लगता है कि हमारे देश की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है, और इसके पहले कि निर्मला सीतारमण कोई अगला बजट पेश करें और हम कहें कि ये उनका 10वां बजट है, उसके पहले उनको इस सरकार से मुक्त हो जाना चाहिए, और या फिर सरकार को राजी खुशी उनको विदा कर देना चाहिए। तो हम आज की चर्चा को इसी नोट पर खत्म करते हैं। जी, थैंक यू सर, थैंक यू।